एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 9 ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों का उदय एवं विकास। हम आधुनिक युग में रह रहे हैं और आधुनिक युग विज्ञान का युग है, जिसमें द्रुत गति से नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के आश्चर्यजनक प्रगति ने हमारी पुरानी समाज व्यवस्था तथा नैतिक एवं प्राकृतिक मूल्यों के प्रति धारणाओं को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। हम इन सब से बहुत प्रभावित हुए हैं। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारणों में हम औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि को रख सकते हैं। इन कारणों से परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कारण मानवीय विचारों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा आदतों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यही कारण है कि वर्तमान में मानव समाज, मानव व मानवाधिकारों के अध्ययन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये शाश्वत सत्य के अंतर्गत मनुष्य को जीवित रहने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मानव समान है व उनके अधिकार भी बराबर है। अर्थात पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है वो सभी मानव समान है और उनके अधिकार भी समान है। इसी समानता एवं अधिकारों की बराबर पाई जाने वाली प्रकृति एवं जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानवता को एक लंबे संघर्ष से जूझना पड़ा, जो कि स्वतंत्रता का संघर्ष है, जिनके बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यानी मानव ने अधिकारों की प्राप्ति के लिए और समानता को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष भी किए हैं, कई स्वतंत्रता संग्राम भी लड़े हैं, क्योंकि इन सब के बिना जीवन जो है मुश्किल है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐतिहासिक रूप में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रमाण जो है वो 15 जून 1215 की उस महान घटना में मिलता है, जब ब्रिटेन के सीमेड नामक स्थान पर तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामंतों द्वारा कुछ मानवीय अधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। एक बार पुनः सुने। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का जो प्रमाण है वो 15 जून 1215 की उस महान घटना में मिलता है, जब ब्रिटेन के सीमेड नामक स्थान पर तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामंतों द्वारा कुछ मानवीय अधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया। इतिहास में इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के द्वारा जो अधिकार सामंतों को प्राप्त हुए वे कालांतर में जनसाधारण को हस्तांतरित हो गए। इसी प्रकार 1628 में अधिकार याचना पत्र, 1689 में अधिकार पत्र पर ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर करवाने में ब्रिटेन की संसद सफल हुई, जो कालांतर में मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में मील के पत्थर सिद्ध हुए। मानवाधिकारों को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित या जन्मजात अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, यानी ये सब भी इसी के नाम है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य वर्जीनिया के संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में मानवाधिकारों की वकालत करते हुए मनुष्य को प्रकृति से ही स्वतंत्र और समान बताया गया। इन्हीं दिनों फ्रांस की राज्य क्रांति ने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का संदेश दिया। हम याद रखें, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नए संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों के संवैधानिक रूप से मान्यता देने की प्रथा प्रारंभ की। 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। ये संविधान संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों के संविधानों पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने अनेक नए राज्यों तथा पुराने राज्यों के परिवर्तित संविधानों में इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जर्मनी के वीमर संविधान जो कि 1933 में बना, आयरलैंड का संविधान जो 1921 में बना तथा भारतीय संविधान जो 1949 में पूरा हो गया था, इसके प्रमुख उदाहरण है। ये सभी संवैधानिक एवं अन्य क्रांतियों के द्वारा प्रदान किए गए मानवाधिकारों की जानकारी से पूर्व ये अनिवार्य होता है कि मानवाधिकारों का अर्थ एवं उनके प्रकारों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें। अधिकार से तात्पर्य है मीनिंग ऑफ राइट्स। प्रत्येक राज्य में लोगों को अधिकार मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार विहीन व्यक्ति की उन्नति व विकास संभव
नहीं है, क्योंकि अधिकार ही वे सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना श्रेष्ठतम विकास कर सकता है। अधिकार कुछ करने या रखने की स्वाधीनता है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना मनुष्य समाज में न तो पूरा लाभ उठा सकता है और न वह समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। अधिकार ऐसी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है जिनके बिना आदमी स्वयं का जीवन नहीं बिता सकता। ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, किंतु कुछ उच्चतर आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनका हमारे सामाजिक जीवन के लिए महत्व है। प्रकृति ने मनुष्य को अपने अभावों की पूर्ति के लिए कार्य करने की कुछ शक्तियां प्रदान की है, परंतु ये शक्तियां बुद्धि शून्य नहीं है। विवेक और तर्क के बिना शक्ति का एक अन्य नाम बल प्रयोग है। विवेक और तर्क के बिना जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बल प्रयोग कहते हैं। बल प्रयोग का आधार शारीरिक बल है और बल अधिकार को स्वीकार नहीं करता। शक्ति का प्रयोग आम जीवन का मार्ग नहीं है और आम जीवन का अर्थ सबकी भलाई होता है। सामान्य भलाई की ओर लक्ष्य रखने वाले मिल करके जीवन बिताने की मांग यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को युक्तियुक्त ढंग से काम में लाए। प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसके पास किसी कार्य को करने की शक्ति है तो दूसरे के पास भी वैसी ही शक्ति है। वह दूसरों को वैसी ही अनुमति प्रदान करता है जैसी वह स्वयं अपने शिष्य में चाहता है। इस प्रकार समस्त मान्य अधिकार सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य शर्त है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति के पास यदि अधिकार है तो वो ये न समझे कि ये अधिकार सिर्फ मेरे पास ही है। ऐसे ही अधिकार दूसरे व्यक्तियों के पास भी है, क्योंकि वो सभी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है वो सभी को प्राप्त है, वो समानता पर आधारित है। अरस्तु ने अधिकारों की परिभाषा देते हुए लिखा है, जीवन केवल जीना भर ही नहीं है, प्रत्युत अच्छी तरह से जीवन बसर करना है। यानी जीवन केवल ये नहीं है कि हम जीवित रहते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हम जी रहे, नहीं, अच्छी तरह से जीवन जीना ये जीवन है। इस प्रकार समझा गया अधिकार व्यक्ति के आत्म विकास की एक अनिवार्य शर्त है और इसी प्रकार यह सामाजिक कल्याण पर भी लागू होता है। संगठित समाज से बाहर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। यानी समाज से बाहर अधिकारों की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ कोई अधिकार भी है या मिलते होंगे। सामुदायिक जीवन से बाहर अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। अगर समाज नहीं है तो अधिकार भी नहीं हो सकते। अपनी निजी स्वतंत्रता पर अमल करने के लिए हर किसी को दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देनी होती है। इस तथ्य की स्वीकृति अधिकारों का आधार है, हमारे उनके प्रति कर्तव्य है। अधिकार सार्वजनिक कल्याण की पृष्ठभूमि में ही मिल सकते हैं और सारा समाज अधिकारों और कर्तव्यों पर जीवित है। प्रत्येक अधिकार का उसके अनुरूप एक दायित्व अथवा कर्तव्य है। यदि अपने जीवन यापन के लिए मुझे काम करने और धन उपार्जन का अधिकार है तो दूसरों के उसी अधिकार को मान्यता देना और उनके जीवन यापन के लिए उन्हें काम करने और उपार्जन का अधिकार देना भी मेरा कर्तव्य है। यानी मैं यदि आजीविका कमा सकती हूँ तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है, मुझे उसके अधिकारों को सुरक्षा देनी होती है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता हूँ जब दूसरों के अधिकारों का मान करता हूँ। अतः अधिकार ऐसे दावे या अभ्यर्थनाएं हैं जिन्हें जीवन को सुखी, संतुष्ट, एक सार तथा समृद्ध बनाने के लिए समाज द्वारा मान्यता मिली हुई है। वे राज्य से पूर्ववर्ती हैं क्योंकि वे सामाजिक जीवन को आधारभूत शर्तों की पूर्ति करते हैं। यानी राज्य बाद में बना है, राज्य बाद में विकसित हुआ है, अधिकार पहले से विद्यमान है। राज्य उनका निर्माण नहीं करता, वह तो उन्हें मान्यता, स्थिरता तथा सामंजस्य प्रदान करता है ताकि सबको ऐसे अधिकारों का लाभ प्राप्त हो और उनके उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करे। यानी राज्य का दायित्व बनता है कि वह अधिकारों को मान्यता दे, स्थिरता दे तथा सामंजस्य प्रदान करे ताकि क्या हो, सबके ऐसे अधिकारों का उन्हें लाभ प्राप्त हो और उनके उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करे। कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की उच्चता को नहीं पहुंच सकता है। यानी हमें अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकारों के बिना पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ये विचार है लास्की के। होबाउस के अनुसार अधिकार वह सामाजिक आचरण है जैसा कि हम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हैं
और अन्य हमसे। अब देखिए, ये एक आचरण है, सामाजिक आचरण है। हम ये आशा करते हैं कि दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो दूसरे भी हमसे आशा करते हैं कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो अधिकार वह सामाजिक आचरण है जैसा कि हम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हैं और अन्य हमसे आशा करते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिए ही की जाती है और जिन्हें इन्हीं उसी उद्देश्य के लिए मान्यता भी दी जाती है। यानी अधिकार एक शक्ति है। क्या है? अधिकार एक शक्ति है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए की जाती है। हम अधिकारों का लोक कल्याण के लिए मांग करते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं और इसी उद्देश्य से राज्य उन्हें मान्यता प्रदान करता है। बहुसंख्यक के शब्दों में अधिकार द्वारा ही मनुष्य समाज में उन्नति कर सकता है, अर्थात ये वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी अधिकार जो है उससे क्या होता है, मनुष्य उन्नति करता है समाज में, और वे मांग है जिन्हें समाज स्वीकार करता है। अधिकारों को समाज स्वीकार करता है, राज्य उन्हें लागू करता है और उल्लंघन करने वालों को दंडित करता है। तो ये कुछ विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं थी अधिकारों के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं कि मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों का उदय एवं विकास कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि मानव अधिकार किसे कहते हैं। और प्रारंभ जैसे कि हमने देखा कि 1215 का जो मैग्ना कार्टा था ब्रिटेन का, उससे इसकी शुरुआत मानी गई है। तो इस तरह से अधिकार से तात्पर्य हमने पढ़ा है, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हमने पढ़ी है। धन्यवाद।